फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार फिर से एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रही हूं जहां पर हम आपके सवाल शो पे शामिल करते हैं। जी हां, इस नंबर पर आपको अपने सवाल हमें भेज देने हैं 9619873567 और यहां पर अगर आप सवाल भेजेंगे तो आपके सवाल हम इस शो में शामिल कर पाएंगे और हमारे एक्सपर्ट्स कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। मेरे साथ अब जुड़ गए हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत उस्तिकी और रुगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुगटा। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और दर्शकों के सवाल मैं लेना अब शुरू करूंगी। संतोष कुमार जी क्या हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? चलिए फिलहाल संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन हर्ष, इनका सवाल क्लियरली एक ही फंड से जुड़ा हुआ है, L&T बिजनेस इमर्जिंग फंड में। ये कह रहे हैं कि पिछले 4 साल से ये हर महीना 2000 रुपए SIP कर रहे हैं और अगले 10 साल के लिए क्या इनको इस फंड में रहना चाहिए? हम संतोष जी को फोन लाइन पे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब तक संतोष जी आए तब तक मैं चाहती हूँ हर्ष और हेमंत जी हम थोड़ा स्मॉल कैप फंड्स पर बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी निराशा फिलहाल निवेशकों को हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। हर्ष, अगर आपका स्मॉल कैप फंड परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो निकल जाए क्या उससे? वेल कविता, पहले ये समझना जरूरी है कि स्मॉल कैप फंड होता क्या है। अगर कोई इन्वेस्टर ये समझे और फिर उस हिसाब से अगर इन्वेस्ट करें तो इनको ये इस स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ जो रिस्क और वोलेटिलिटी है उन्हें समझ में आएगी। अक्सर हमने शोज किए हैं या जितनी हम इन्वेस्टर क्वेरीज लेते हैं ना कविता, उसमें समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप स्कीम या कोई मिड कैप स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में तब जोड़ते हैं क्योंकि ये देखते हैं कि पास्ट का, मान लीजिए 2 साल का 1 साल का रिटर्न बहुत अच्छा मिला है, तो इन्हें लगता है कि यही स्कीम अच्छी है, परफॉर्म अच्छी करी। वो समझते नहीं कि मिड एंड स्मॉल कैप होता क्या है। तो उस पहलू से पहले हम अगर समझ लें कि स्मॉल कैप कंपनीज होती क्या है। सो ये पूरा मार्केट जो है, पूरा इक्विटी मार्केट है, वो डिवाइड किया गया है 3 सेगमेंट्स में बाय एंड लार्ज। एक लार्ज कैप फंड हो गया, एक मिड कैप हो गया और एक स्मॉल कैप कैटेगरी हो गई। सो लार्ज कैप स्कीम्स कौन सी है? लार्ज कैप वो टॉप 100 कंपनीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो है लार्ज कैप। 101 नंबर से लेके 250 नंबर तक वो हो गई मिड कैप। सो 150 कंपनियां जो आती हैं वो मिड कैप कैटेगरी की आती हैं और 250 से आगे की जो कंपनियां होती हैं 251 नंबर से लेके एंड तक वो है स्मॉल कैप। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर हम समझें तो सारी कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अप टू 10,000 करोड़, रफली अबाउट फिगर्स हैं ये, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अप टू 10,000 करोड़ वो होंगी स्मॉल कैप कंपनीज। तो अगर आप एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उन कंपनियों में कर रहे हैं जिनका मार्केट कैप टोटल में मैक्सिमम 10,000 करोड़ तक है। तो जाहिर सी बात है, जब वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, इसमें आपको सबसे ज्यादा असर दिखेगा। जब मार्केट चढ़ेगा तो इसमें आप समझेंगे कि इसमें रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलेंगे। जब मार्केट गिरेगा तो ये गिरेगा भी उतनी जल्दी से जितना ये तेजी से बढ़ा है। तो इससे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, रिस्क ज्यादा होता है। तो आपको जब आप एलोकेट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में, आपको समझना है कि क्या ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप करना चाहते हैं, ये नहीं कि क्योंकि आपने पास्ट के रिटर्न्स देखे। एक और बहुत सिंपल तरीका है स्मॉल कैप के बारे में समझने के लिए। आप कोई भी स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे ये निवेशक जो है, ये संतोष कुमार जी हैं, इन्होंने L&T इमर्जिंग बिजनेसेस में किया है। तो L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड का जो स्कीम का फैक्ट शीट है वो खोल के देख लें किस तरह की कंपनियों में पैसे लगे, तो वो कंपनियों के नाम भी आपको पता चलेंगे। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उसमें बने रहें। सो दैट इज एक जो मोटा मोटी तौर में कहते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं और उसके सामने रिस्क वोलेटिलिटी कितनी है। ऑलराइट, तो आपने एक तरह से जवाब भी दे दिया है सवाल का, लेकिन इस वक्त अगर किसी को चुनाव करना हो हेमंत जी स्मॉल कैप फंड का, तो क्या करना चाहिए? क्या मौजूदा बाजार में आपको स्मॉल कैप फंड में अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए या डाइवर्सिफिकेशन की सलाह हमेशा हम देते हैं? बाजार में जब भी गिरावट, उतार चढ़ाव का माहौल होता है, कम से कम गिरावट में तो हम कहते हैं कि निवेश को बढ़ाया जाए। बढ़ाने के लिहाज से क्या स्मॉल कैप फंड को शामिल करें? मार्केट में अभी हमने देखा है कि काफी बड़ी गिरावट हमने मार्केट में देखी है। तो ऐसे में चाहे आप लार्ज कैप में हो या मिड कैप में हो या स्मॉल कैप में हो, तीनों में आपको जो आपने रीसेंट इन्वेस्टमेंट की होगी वहां पे नेगेटिव रिटर्न मिल रहा होगा। ऑफ कोर्स क्योंकि स्मॉल कैप की हम बात कर रहे हैं, हम छोटी कंपनीज की बात कर रहे हैं, स्पेशली अंडर रिसर्च कंपनीज की बात कर रहे हैं और वहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो हमने देखा है कि जब भी बाजार में गिरावट आती है तो जो स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर गिरावट काफी ज्यादा आती है। तो जहां तक
ये डिसीजन लेना है कि इस समय मुझे स्मॉल कैप में जाना है कि नहीं। देखिए, पहली बात तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपको मार्केट मूड के हिसाब से डेफिनेटली अपनी फंड्स को चूज नहीं करना है या मार्केट सेगमेंट को चूज नहीं करना है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, अगर ये जानते हैं कि कितना एक्सपोजर आप स्मॉल कैप में रखना चाहेंगे, और क्योंकि यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूनिवर्स बहुत बड़ा है, 250 के ऊपर जितनी भी कंपनी मार्केट कैप में, वो सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनीज। और जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा इशू वहाँ पे ये है कि अंडर रिसर्च कंपनीज है, लिक्विडिटी नहीं है। तो स्टॉक सिलेक्शन जो है किसी फंड के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप में वो क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि आप फंड का पोर्टफोलियो देख के समझ पाए कि वाकई, क्योंकि हो सकता है काफी सारी कंपनियों के बारे में आपने सुना भी ना हो, तो अगर आप में वो क्षमता है कि आप पहचान लें कि ये पोर्टफोलियो अच्छा है, और जैसा मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली, हालांकि ये सेगमेंट जो है बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है, उनमें जो ग्रोथ उन कंपनीज में देखने को मिलती है, अगर स्टॉक सिलेक्शन सही हो तो वो काफी ज्यादा रहता है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, जानते हैं कितना एक्सपोजर आप करना चाहते हैं, उसको समय समय पे रीबैलेंस कर सकते हैं, और आप में ये कैपेसिटी है कि आप फंड का पोर्टफोलियो देख के चुन सकें कि हाँ, ये फंड जो है इसके स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है और डाइवर्सिफिकेशन लेवल भी अच्छा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, अगर आप इक्विटी के बारे में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको शुरुआत से स्मॉल कैप में ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि स्मॉल कैप सेगमेंट का अगर आप एक्सपोजर चाहते हैं, तो बहुत, इसके अलावा बहुत कम ऑप्शन है जहां पे आपको स्मॉल कैप में थोड़ा हेल्दी एक्सपोजर मिलेगा। तो चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप उसकी अटेंडेंट रिस्क को समझते हैं, आप में कैपेसिटी है कि आप सही फंड को चुन सके, तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स को रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पूरी समझाइश आपको स्मॉल कैप फंड्स पे, लेकिन हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं बलबीर सिंह। बलबीर जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार सर। सर कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बरेली से बोल रहा हूँ। बरेली से बोल रहे हैं, क्या करते हैं सर आप? मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल में। बहुत बढ़िया। तो आपने लिखा है कि रिटायरमेंट के लिए केवल 6 साल का वक्त रह गया है ना? जी। तो सर अब तक आपने कहाँ निवेश किया रिटायरमेंट के लिए? मैम, एक तो मैं पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ। ओके। और एनपीएस में मेरा 5500 रुपए महीने कट रहा है। ओके। केवल इतना इन्वेस्टमेंट है जो रूटीन में हो रहा है। अच्छा, और उसके अलावा आपके पास फिक्स डिपॉजिट होंगे, जमीन वगैरह होगी? हाँ, जमीन है और कुछ फिक्स डिपॉजिट भी हैं थोड़े बहुत। और मैं टीचर बनने से पहले मैं आर्म फोर्सेस में सर्विस करता था, वहां से मेरे लिए अराउंड 30,000 पर मंथ पेंशन भी मिल रही है। 30,000? जी। ओके। तो अब 55,000 इधर मुझे सैलरी मिल रही है। ओके, ये आपकी करंट सैलरी है? जी। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि क्योंकि आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग का सवाल है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद की आपकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है। क्या आपने उस बारे में सोचा है? जो आपके जो अभी रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो आपकी पेंशन से पूरे हो पाएंगे? असल में मुझे घर मेरे पास है पहले से, और जमीन भी है। बेटे की पढ़ाई भी अब अपनी फिनिश होने की तरफ है। ठीक है जी। तो हम हस्बैंड वाइफ पे खर्चा है मेनली। ठीक है। तो अब जो आप रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहते हैं, वो कितना कर पाएंगे, कितने समय तक कर पाएंगे? आपने कहा आपका और आपकी वाइफ का अभी खर्चा है, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए आपके पास लिक्विड कैश है? आपके पास वो सुनिश्चित है कि रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है आपके पास? हाँ, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम कम से कम 6 साल तक तो है ही। 6 साल तक तो है ही। चलिए, बहुत बढ़िया। 6 साल के बाद का बंदोबस्त आपको करना है, और उसके बाद के लिए उस वक्त के लिए आप कितना अभी निवेश कर पाएंगे, अगर आपको एक रणनीति सुझाई जाए तो? मैं लगभग 20,000 रुपए महीने स्पेयर कर सकता हूँ। 20,000 रुपए हर महीना आप डाल सकते हैं। आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है सर, वो कब तक मैच्योर होंगी? वो तो मैच्योर पीरियड रूटीन में वो अपने ऑटो में मैच्योर होती रहती हैं। चलिए, ठीक है। हेमंत जी, काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई है सवाल पर, क्योंकि जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो कुछ बुनियादी सवाल हैं जो पूछने पड़ते हैं ताकि आसानी हो और समझ में आए कि कितना रिस्क एक शख्स ले सकता है रिटायरमेंट के बाद भी। तो बलबीर जी कैसे रिटायर हो सकते हैं अपनी निवेश प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए?
आई थिंक आपने कविता बिल्कुल ठीक कहा। जहां तक हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है, और क्योंकि अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं कि अपने रिटायर्ड लाइफ किस तरह से कंफर्टेबल बनाएं, किस तरह से इंश्योर करें कि हमारे पास उस समय पे इतनी रेगुलर इनकम हो कि जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा हम अभी रखते हैं उसी तरह का हम आगे जाके मेंटेन कर सकें। तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। जनरली हम कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके शुरुआत करें। इस केस में इनके पास 6 साल का समय है, और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनके लिए ये है कि रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से ये अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेगुलर इनकम जनरेट करें वो एक तो ना सिर्फ रिटर्न टैक्स एफिशिएंट हो, बल्कि इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि आपका पोर्टफोलियो में हेल्दी ग्रोथ जो है वो बनी रहे। वो ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप सीधा जाके कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दें, चाहे स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो या फिक्स डिपॉजिट हो, जहां पे आपको गारंटी रिटर्न तो मिलेगा लेकिन आपको एक तो रिटर्न का मिलता है, फिर आपको टैक्स देना पड़ता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है वो एकदम से पोर्टफोलियो में खत्म हो जाती है। तो अगर हम इनके पोर्टफोलियो पे वापस आए, जैसा इन्होंने कहा कि ये एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ में फिक्स डिपॉजिट भी इनके पास है, और पीपीएफ में ये हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनको देखते हैं। एक तो ये कि 6 साल के बाद इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी। इन्होंने कहा कि 30,000 रुपए की इनको पेंशन मिल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो अभी टीचिंग की जो जॉब कर रहे हैं, यहाँ से भी इनको कुछ पेंशन मिलने की आशा है, उम्मीद है या नहीं, क्योंकि अगर वो ऐड होती है तो डेफिनेटली जो रिक्वायरमेंट है किसी हद तक शायद कम हो जाएगी, अगर इससे ज़्यादा इनको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो। दूसरी बात, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात की, 6 साल का समय है, बहुत ज़्यादा लंबा समय तो नहीं है, और शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इक्विटी में कभी लगाया भी नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हाइब्रिड फंड्स हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी हाइब्रिड फंड, उस तरह के जो ऑप्शंस हैं उसमें पैसा लगाएं, क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा जो एक्सपोजर है वो एनपीएस में है, और ये जानना ज़रूरी है कि उसमें इक्विटी कितना एक्सपोजर है, बट उसके साथ पीपीएफ में काफ़ी एक्सपोजर है। तो उसमें कुछ एक फंड है जैसे निप्पॉन बैलेंस एडवांटेज, कोटक बैलेंस एडवांटेज और आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा था, रेगुलर इनकम की, तो मैं चाहूँगा कि अपनी रिक्वायरमेंट देखने के बाद एक ऐसी टैक्स एफिशिएंट स्ट्रेटजी को फॉलो करें जिसको हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं, बजाय, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं वहाँ पे रिटर्न कम मिलेगी आपको और टैक्सेबल होगी, और म्यूचुअल फंड में भी अगर डिविडेंड ऑप्शन लेंगे तो आपकी वो इनकम में ऐड होगी। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जहाँ पे आप फंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर महीने इतना पैसा मुझे निकाल के दे दीजिए, वो एक टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन रहेगी, और साथ में इनके पोर्टफोलियो की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती रहेगी। तो इस समय पे ये 2 कैटेगरी के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो आपको ये फंड्स रेकमेंड किए जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए जल्द से जल्द निवेश की शुरुआत करें। समीर साहब फोन लाइन पर हैं। समीर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, लखनऊ से बोल रहा हूँ। लखनऊ से बोल रहे हैं आप, बताइए सर। जी मैम। जी मैंने व्हाट्सएप किया था मैम, कुछ फंड्स हैं। हाँ। तो उसमें मैं इस टाइम थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 साल से। तो मुझे थोड़ा सा पता करना है कि मेरी चॉइस सही है कि मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँ। सर, उससे पहले आपको मुझे कुछ जानकारी देनी होगी। मुझे ये बताएं, आपने कहा 1 साल से आप निवेश कर रहे हैं, पर ये कब तक निवेश करेंगे? इस निवेश का मकसद क्या है? मैम 5 साल तक कर सकता हूँ अभी। अच्छा, केवल 5 साल तक? और 10 लाख रुपए 4-5 साल, 5 या 7 साल में। आपको 5 से 7 साल में चाहिए 10 लाख रुपए। जी मैम। सर, बताएंगे क्यों चाहिए 10 लाख रुपए? पढ़ाई के लिए बच्चों की। 10 लाख रुपए काफी होंगे? मैम, अभी तो फिलहाल यही सोच रहा हूँ, आगे फिर देखता हूँ। चलिए, अभी तो मैं थोड़ा सा नया है, एक्सपोजर है, इसलिए थोड़ा सा सोच रहा हूँ आगे। इससे पहले कभी नहीं निवेश किया म्यूचुअल फंड्स में? नहीं मैम, इससे पहले किया नहीं। तो 1 साल पहले आपको ऐसे क्यों लगा कि निवेश करना चाहिए? मैम, थोड़ा सा देखा कि मार्केट अच्छा जा रहा है, थोड़ा सा न्यूज भी पढ़ी, थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो फिर उस हिसाब से फिर मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो बाजार जब अच्छा जा रहा है तब आपको लगा कि निवेश करना चाहिए, और अब तो बाजार में स्थिरता है, तो धीरे धीरे मैंने किया, फिर थोड़ा सा अमाउंट भी बढ़ाता रहा, तो अभी मैं इतना रहा हूँ इन 3-4 फंड्स में। तो अभी आप रोज बाजार देखते हैं क्या? रोज बाजार देखते हैं? नहीं, रोज नहीं देखता हूँ, अप डाउन कब चल रहा है। बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली। और वो बाजार की फितरत है, उतार चढ़ाव, ठीक है? अपनी नींद मत आप खोइएगा ये बाजार की चाल उतार चढ़ाव देखते हुए। चलिए, हर्ष बताएं। वेल, 2 चीजें समीर जी। पहली तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। मिड एंड स्मॉल कैप्स आपके पोर्टफोलियो में
ज्यादा हैं, बाकी ELSS फंड्स हैं। सो मुझे नहीं पता कि आपने बहुत कॉन्शियसली मिड एंड स्मॉल कैप का एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया है। अगर यस, तो फिर आप ये एलोकेशंस रख सकते हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप पे रखना है लेकिन आपका 5 साल का टाइम होराइजन है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। नेवरदलेस आप SIP के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क आप ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए, अगर ये कॉन्शियस डिसीजन है आपका कि आपको मिड एंड स्मॉल कैप में इस तरह का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो का रखना है, तो आप कंटिन्यू करें। मैं खाली स्कीम्स आपको कंसोलिडेट करके दे दूंगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं, आपको और थोड़ा इवनली अलाइन करना है अपना पोर्टफोलियो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में, जो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप है, मैं आपको उसका भी एक ऑप्शन देता हूँ। जो आपको सूट करे आप उन दोनों में से ले सकते हैं। सो पहला ऑप्शन ये था, आप एग्जिस्टिंग एलोकेशन कंटिन्यू करेंगे जो मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा है, तो आपकी जितनी स्कीम्स हैं उसको मैं सिर्फ थोड़ा कंसोलिडेट कर दूंगा। तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स को ही रखेंगे, सिर्फ अमाउंट चेंज कर देंगे ताकि आपको नया फोलियो वगैरह क्रिएट करना ना पड़े। सो PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में जिसमें आप ऑलरेडी 1500 कर रहे हैं, उसमें आप उसे 2500 कर दीजिए। आप डेडिकेटेड मिड एंड स्मॉल कैप की जगह मैं एक मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो में दे देता हूँ। 35% तो कंपल्सरी एलोकेशन है बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप ईच। ये 5 साल बाद लास्ट के 3 साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक। जहाँ तक फंड सिलेक्शन का सवाल है, फंड सिलेक्शन इनकी काफ़ी अच्छी है, वो डेफिनेटली उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। जो एडिशनल पैसा इन्होंने कहा था 5000 वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग फंड जो है जैसे PF फ्लेक्सी कैप है और कोटक इमर्जिंग, उसमें वो ऐड कर दें। 2 फंड जैसा उन्होंने और कहा था कि वो मेरे का लार्ज कैप फंड था शायद उन्होंने कहा, तो आई थिंक फंड सिलेक्शन काफ़ी अच्छी है, उसमें कंटिन्यू करें। और जो 5 लाख की जो इनकी इन्वेस्टमेंट है अभी तक लमसम जो हो चुकी है, वो आगे जाके अगर इनके पास 20 साल का समय और है तो वो ही खुद करीब 50 लाख के करीब बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा 30,000 पे जो कहा था, उसमें थोड़ा सा कम भी करेंगे तो भी अपना टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आदित्य, फंड्स अच्छे हैं, बदलाव को आप अपने पोर्टफोलियो में लागू करें और जितना हो सके अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका, हेमंत जी आपका समय निकाला, दर्शकों के फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी सहायता की है। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उस नंबर के साथ जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।